बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब आप देख सकते हैं फॉल की आमद है और हर साल की तरह इस साल भी मैं आपको पत्तों के रंग बदलते हुए दिखाती ही रहूँगी। हम लोगों का दिन का आगाज़ होता ही किचन से है। तो जी चॉपर के अंदर हमने डाला है प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, एक ब्रेड का स्लाइस, एक अंडा और दो चिकन के ब्रेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और उसको पीस के मैंने बना लिए हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाना मैंने आपको पहले भी बताए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने इस पे स्ट्रेस नहीं दिया। आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, मुझे पता है। यहाँ पे कोफ्ते बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ना, वो है पिसा हुआ प्याज। प्याज हम पीस के डालते हैं, अच्छी तरह से उसको भूनते हैं, ब्राउन करते हैं। कोफ्ते आपको पता ही होगा कि मसाला जो है ना, सारी गेम उसी की है। तो अगर आपने प्याज को बहुत अच्छे से भूना, मसाले को अच्छे से भूना, टमाटर ब्लेंड करके डाले, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से भूना, तो फिर आपके कोफ्ते फॉर श्योर बहुत बहुत अच्छे बनेंगे। आपको पता है बहुत अरसे तक निहारी और कोफ्ते, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत डराते रहे, मुझसे कभी भी नहीं बनते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बनने स्टार्ट हो ही गए हैं। हमारी अम्मा जब कोफ्ते बनाती थी तो हमेशा दही डालती थी प्याज के साथ, कभी टमाटर नहीं डाला। लेकिन अब मुझे जो है वो टमाटर से ज़रा ज़्यादा ही मोहब्बत है, तो इसलिए मैंने टमाटर भी ब्लेंड करके डाले हैं। आप चाहें तो टमाटर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि बहुत सारे मैंने कोफ्ते बना लिए हैं तो इन सारे कोफ्तों को नहीं पकाऊंगी, कुछ फ्रीज़ कर लूँगी। लेकिन इत्तेफाक है कि जिस वक्त मैं पका रही थी तो मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, तो मैंने सोचा कि इनके साथ भी कुछ कोफ्ते जो हैं वो करने ही चाहिए। तो बस अब जो मसाला बनाया था उसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और आप देख सकते हैं कि प्याज, टमाटर, दही और तमाम मसाले अच्छी तरह से रल मिल गए हैं। पूरा का पूरा आपको तेल साइड पे निकला हुआ नज़र आ रहा है, तो आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब वो जो देगची जिससे मैंने यहाँ पे मसाला ट्रांसफ़र किया था उसमें पानी डाल के ज़रा सा मैंने घुमा लिया और इसमें डाल दिया, ताकि किसी भी तरह का मसाला ज़ाया ना हो। कच्चे कोफ्ते अब मैं पानी के अंदर छोड़ रही हूँ ताकि ये स्विम करें। असल में ये डिटेल में चीज़ें इसलिए मैं दिखा और बता रही हूँ कि किसी ने मुझे बहुत मैसेज किए थे कि हम कोफ्ते फ्राई करके डालते हैं और वो बहुत 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 सख्त हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ अरसे से मैं इसी तरह से कच्चे कोफ्ते डाल रही हूँ, ना इनमें स्मेल होती है और ना ही ये सख्त होते हैं। एक और सवाल ये था कि कोफ्तों में स्मेल आ जाती होगी जब आप इस तरह से कच्चे डालते हैं। यकीन माने कोई स्मेल नहीं होती। तो बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं, हम खाते हैं बहुत शौक़ से, इसलिए आपको बता रहे हैं। ज़रा सी भी स्मेल होती ना तो मैं कभी कभी ये कोफ्ते दोबारा ना बनाती, क्योंकि शुरू में जो है मैं भी कोफ्ते फ्राई करके ही बनाया करती थी। लेकिन जब से इस मेथड से बनाने शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट कोफ्ते बनते हैं। और जी आप इसको कीमे से, बड़े छोटे कीमे से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। बस चिकन से जब आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते थोड़े सफ़ेद सफ़ेद होंगे, लेकिन अगर आप कीमे से बनाएंगे तो फिर वो कोफ्ते जो हैं वो थोड़े ब्राउनिश होंगे। और आप देखें ये कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होते। हमारे घर में सबके फेवरेट हैं, ज़रूर ज़रूर बनाइए। तो जनाब आपने मेरे साथ मिलके पका लिया है लंच और अब हम चलते हैं मीठे की तरफ। बहुत दिनों से मुझे फरमाइश आ रही थी कि आप ना वनीला स्पंज की रेसिपी बता दें। जब वनीला स्पंज को ना मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ, रीज़न ये होता है कि बच्चे चॉकलेट ही शौक से खाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही दूँ। तो हमारे पास ऑल पर्पज़ फ्लावर है और उसके अंदर ये नमक है और साथ में बेकिंग पाउडर। इसको मैंने डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है, यानी कि जो टेक्निक है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने पहले से मिला दिए और जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें आपके पास है चीनी, तेल, वनीला एसेंस और अंडे और दूध, ठीक है। दूध ज़रूर डालेंगे तो उससे ज़रा अच्छा मॉइस्ट स्पंज मिलता बनता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि वनीला स्पंज जो है ना वो बड़ा टफ़ हो जाता है। तो गेम सारी ये है कि आपने अंडों को इतना फेंटना है, इतना फेंटना है कि आप देख लीजिए कि पूरा डोंगा मेरा भर गया। जब हमने स्टार्ट किया था तो अंडे कितने थोड़े से थे और अब देखें डोंगा कितना भर गया। तो ये इतना ही फ्लफ अप होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी करके इसमें फिर चीनी डालिए, ब्लेंड करते रहिए, फिर उसके साथ जो है वो तेल डालिए, इसी तरह से मिक्स करते रहिए और फिर डाल दीजिए वनीला एसेंस। तो यहाँ पे आप देख लें अंडों में कितनी एयर है, अच्छे खासे एयरेट हो चुके हैं। अब आप लेकर आ गए हैं दूध। बेकिंग का
मेन रूल क्या है आप सबको पता है, रूम टेम्परेचर पे हर चीज़ होनी चाहिए। अगर दूध फ्रिज का है तो उसे 30 सेकंड के लिए घुमा लीजिए माइक्रोवेव में, तो वो फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई शामिल करने हैं, तो आप देखें कैसे रिबन कंसिस्टेंसी की जो है वो हमारी एग विप हुई हुई है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें और फोल्ड करते जाइए। साथ में थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा मैदा डालें, इसी तरह से ऑल्टरनेट करके चीज़ों को डालते रहें और हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते रहें। बस आपने इस स्टेज पे ना ही बहुत जल्दी करनी है और ना ही बहुत देर करनी है। अपने हाथों का जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें, बहुत ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हाथों से इसको मिक्स करते रहें। ज़ोर ज़ोर से घुमा घुमा के चलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंप भी लग रहा है ना तो परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, आपका केक अच्छा बनेगा, क्योंकि वनीला स्पंज बहुत जल्दी टफ़ हो जाता है। तो इसलिए इस टिप को आपने याद रखना है। अब चूँकि मैं एक बड़ा केक बनाना चाहती हूँ तो मैंने 2 इंडिविजुअल पैन्स लिए हैं, उनको ग्रीस कर लिया है, पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। अब इसको बेक होने के लिए रखूँगी। चूँकि छोटे छोटे पैन है ना, तो ये बेक भी 25 to 30 मिनट्स में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जितने लोगों को वनीला स्पंज केक बनाना है या कोई भी केक बनाना है, याद रखें प्री हीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त आप केक को मिक्स करना स्टार्ट करें उसी वक्त अपना अवन ऑन कर दें। कम से कम 30 मिनट्स अवन जो है वो पहले से गर्म होना चाहिए। तो देख लीजिए ज़बरदस्त किस्म के केक जो हैं वो तैयार हो गए हैं। साइड्स इन्होंने छोड़ दिए खुद ब खुद, इसको आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये केक खुद ब खुद जो है वो श्रिंक होके आपको मिडल में नज़र आ रहे हैं। और ये रात से हो गई है सुबह और हमने बहुत लेट नाइट बनाया था अपना केक और उसे फिर हमने कंटेनर से निकाल के ढक के रख दिया था। अब आपके सामने जो है वो मैं उसका पार्चमेंट पेपर उतारूंगी। आप देख सकते हैं कि ये कोई बहुत डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो गया और ना ही जो है ये बहुत फूला है, ना ही ये बहुत सख्त है। आपके सामने इवन किस्म के केक तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो आप लोग बहुत अच्छे हैं क्रीम के साथ काम करने में तो फिर आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैदा है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और 2 टेबलस्पून चीनी है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर उसके बाद मैं इसे हीट पे रख रही हूँ। तो थोड़ी ही देर में आप देखिएगा कि ये बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा। तो हम इसको अच्छा खासा गाढ़ा कर लेंगे और उसके बाद किसी भी बोल में निकाल के क्लिंग फिल्म से इसको ढक के रख देंगे, या फिर पार्चमेंट पेपर भी रख सकते हैं ताकि इसके ऊपर एक वो झिल्ली सी जो बन जाती है ना, जैसे कस्टर्ड पे बनती है, वो बिल्कुल ना बने। तो इसका मुकम्मल तौर पे ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो एक रात पहले केक के साथ ही इसको बना सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैं सुबह सुबह ही जो है वो काम करने ज़्यादा पसंद करती हूँ, ज़रा आसानी हो जाती है। तो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया तो मैंने फलों में थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको भिगो के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो जाएं, इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं, क्लीन हो जाएं। उसके बाद इसे पेपर टावल पे या किसी कपड़े पे रख के अच्छे से ड्राई कर लें तो आपके सारे फल अच्छे चमकदार साफ़ सुथरे हो जाएंगे। है ना मज़ेदार बात। तो किचन में साथ साथ और बहुत कुछ चल रहा होता है, सिर्फ एक काम नहीं हो रहा होता। तो जब मैं फ़ारिग हुई इन चीज़ों से तो मैंने सोचा अब अपना नाश्ता भी तैयार किया जाए, क्योंकि नाश्ता तो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना। और जनाब नाश्ता किया मैंने आराम से बैठ के एक छोटा सा व्लॉग देखते हुए, और उसके बाद जो है वो मैं वापस आ गई किचन में। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि पता ही नहीं चलता कि आप एंड तक क्या बना रही हैं। वाकई नहीं पता चलता, मैं भूल ही जाती हूँ बताना। तो ये जो बोल है और उसके साथ जो हमने विस्क है, इन दोनों चीज़ों को फ्रिज में रखा हुआ था ताकि ये सुपर ठंडे हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपनी 35% क्रीम। मेरी क्रीम जो है ना वो थोड़ी सी जम गई थी, तो उससे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। अच्छा, बताया मैंने अभी तक नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। पहली बात ये कि मैंने वनीला स्पंज केक आपको बनाना सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया है। अब उसको डेकोरेट करते हैं। जैसे बचपन में पाइनएप्पल केक खाया करते थे ना, तो बहुत दिनों से मेरा दिल था कि मैं फ़्रेश क्रीम का पाइनएप्पल केक बनाऊंगी।
तो बस जी उसी की तैयारी है। तो यहाँ पे क्रीम को हमने विप कर दिया है, जैसे ही वो आप देखिए डबल हो रही है, गाढ़ी हो रही है, तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके जो है मैं आइसिंग शुगर डाल रही हूँ, ताकि ये जो है ये थोड़ी सी फर्म हो जाए। लेकिन फ्रेश क्रीम ना बड़ी ट्रिकी होती है, हो सकता है कि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे तरीके से क्रीम के साथ काम कर सकते हो। मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ क्रीम का काम, स्पेशली वनीला केक का, क्योंकि मुझे क्रीम से बहुत खौफ आता है। तो उसके लिए मेरे पास ये टिप होती है कि जो अभी हमने कस्टर्ड सा बनाया था वो ठंडा हो गया ना, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे ताकि स्मूथ हो जाए, क्योंकि वो जम सा गया था। अब इसको आप अपनी क्रीम में शामिल कर दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। इससे आपकी क्रीम समवॉट कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबल हो जाती है, इतनी ख़तरनाक नहीं रहती जितनी वो होती है। किसी ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में एक ब्रांड है कोई विपी विप, उसकी क्रीम बहुत अच्छी आ रही है और वो बड़ी टफ सी हो जाती है और बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। तो मेरा अक्सर दिल चाहता है हाय मुझे कोई पाकिस्तान से वो वाली क्रीम ला दे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बस जी अब आपने पाइपिंग बैग लेना है, उसे किसी भी ग्लास में डाल के और ये सारी जो आपने विप अप क्रीम है इसके अंदर डाल के और इसको टाइटली बंद करके अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, तो जब हम केक की आइसिंग स्टार्ट करेंगे उस वक्त इसको फ्रिज से निकालेंगे और अपने केक के ऊपर पाइप करेंगे। वनीला केक बना रहे हैं, पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, तो पाइनएप्पल स्लाइसेस चाहिए। तो पाइनएप्पल स्लाइसेस के लिए आप टिन के पाइनएप्पल यूज़ करें और साथ ही मैंने वो पाइनएप्पल का जो सिरप है वो भी ले लिया है, क्योंकि हमने अपने केक के स्पंज में किसी भी किस्म का एसेंस नहीं डाला है वनीला के अलावा। यहाँ पे हमारी बेटी साहिबा जो हैं उनके जाने का टाइम हो गया था, उनकी क्लास थी, तो अभी उनका लंच बन रहा है साथ साथ। तो देख लीजिए, जब आप व्लॉग देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एक आदमी सिर्फ दो ही काम कर रहा है या वही काम कर रहा है जो आपको दिखा रहा है। यकीन माने पीछे इस कदर शोर शराबा और इतनी चीज़ें, यानी हम सुबह से जो है वो टेस्ट के लिए बच्चे और मैं मिल के पढ़ रहे थे, मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, उसके बाद जो है वो हमने उसका लंच बनाया, फिर साथ साथ जो है वो केक का काम भी चल रहा था, बीच में हुसैन और जो दूसरी बेटी है उसके भी ड्रामे और तमाशे साथ साथ चल रहे थे। तो माशाल्लाह खूब हल्ला गुल्ला था घर में। अब आप चाहें ना तो स्पंज को ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे मैं होना तो मैं तो ऐसे ही खाऊं, लेकिन चूंकि अब मैंने अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी करनी ही थी पाइनएप्पल केक बनाने की, तो अब हम बनाएंगे। अब आप देख लें स्पंज कितना अच्छा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना इवनली और कितने आराम से कट रहा है। अगर आप छुरी से बहुत अच्छा काट सकते हैं तो ज़रूर काट लें, लेकिन ये जो औज़ार है, टूल है बेकिंग का, ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, काटना बहुत आसान हो जाता है, केक कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा कटता नहीं है। तो ज़रूर ज़रूर आप ये वायर कटर जो है ना इसमें इन्वेस्ट करें। तो अब आप देखें हमारे पास 4 लेयर ऑफ केक हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसमें से 2 केक भी बना सकती हूँ और चाहूँ तो एक बड़ा केक भी बना सकती हूँ। तो अब हम आज थोड़े शाहाना मूड में हैं, तो इसलिए आज हम बड़ा सा केक बनाएंगे। तो अब इस येलो बॉटल के अंदर ना शुगर और वाटर इन दोनों को मिलाया हुआ है मैंने, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पानी के अंदर चीनी घोल लीजिए, क्योंकि स्पंज जो है ना वो थोड़ा ड्राई होता है, उसने आइसिंग का वज़न संभालना होता है, फिलिंग का वज़न संभालना होता है, तो इसको आप ना बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बेक नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें डाल के, तो इसका थोड़ा ड्राई होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप आइसिंग कर रहे हो तो उस वक्त इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें। अगर आपने बचपन में खाया है पाइनएप्पल केक तो ज़रा आंखें बंद करके विजुलाइज़ करें मुंह में कैसा टेस्ट आता है। घुल जाता है ना आपके मुंह में केक, तो वो कैसे घुलता है? क्योंकि आपने उसको मॉइस्ट किया होता है। तो बस जी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप डाला, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर वो वनीला वाला जो सिरप है वो सॉरी पाइनएप्पल वाला जो सिरप है वो छिड़काव कर दिया, तो इसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। तो एक वनीला केक स्पंज की रेसिपी से आप बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हैं। इसी तरह से आप स्ट्रॉबेरी केक बना सकते हैं, कोई और टाइप का केक भी बना सकते हैं अगर फ्रेश क्रीम के साथ बनाना चाहें। तो बस क्रीम की मैंने एक बाउंड्री बनाई, फिर बीच में मैंने पाइनएप्पल लगा के उसके ऊपर फिर से थोड़ी सी क्रीम लगा दी, ताकि पाइनएप्पल बीच में डांस ना करते रहें, साइड से कहीं से पीकाबू ना करते रहें अंदर ही रहें। तो बस इसको फ्लैट करें, इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएं। अब दूसरी लेयर को भी उसी तरह से मॉइस्ट करें, क्रीम की बाउंड्री बनाएं, बीच में पाइनएप्पल और क्रीम लगाएं और थर्ड लेयर ऊपर रख दें। अच्छा, थर्ड लेयर में भी सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, लेकिन आप फ्लेवर्स चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला स्टेप मैंने आपके लिए कर रही हूँ कि बीच में मैं लगा रही हूँ जैम। अगर आपको फ्रूट नहीं चाहिए तो हर लेयर में आप अपनी मर्ज़ी का जैम लगा सकते हैं, चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम लगाएं और लेयर कर दीजिए। तो जब आप काटेंगे
तो बड़े मज़े मज़े के फ्लेवर्स आएंगे। हाँ, इस लेयर में ना ज़रा मैंने क्रीम कम लगाई। मैं सोच रही हूँ अब जब ये कटेगा ना केक, तो उस वक्त आपको लेयर में गड़बड़ नज़र आएगी। मुझे चाहिए था यहाँ मिडिल में भी क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा लगा देती, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ख़ुद ही खाना है तो खैर है। अच्छा, जो प्रोफेशनल बेकर है ना, वो इस तरह से ब्राउन केक उसकी आइसिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, छुरी से ना ये सब जो ऊपर ब्राउनिंग सी हो गई है ये सब कुछ उतार देते हैं। तो सिर्फ मिडिल का जो सॉफ्ट सा स्पंज होता है उसी को लेयर्स में यूज़ करते हैं। तो अब ज़ाहिर है हम बेकरी तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने उसको वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा। अगर आप चाहें तो आप ये सारा ब्राउन पार्ट जो है वो ऊपर से थिन सी लेयर उतार सकते हैं। सही, तो बस अच्छे से क्रीम से आपने इसको एक क्रम कोट करना है। 15-20 मिनट फ्रिज में रखिए, वापस निकालिए, दोबारा से क्रीम लगाइए, अच्छे से कवर कर दीजिए। मेरी क्रीम जो है वो फ्रीज़ हो गई थी, तो उसके अंदर एक बारीक बारीक से ना ज़रा दाने से फ़ील हो रहे हैं। अच्छा, इसको आप जो है ना वो गरम स्पैचुला अगर आप इस पर फेरें तो भी ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप हेयर ड्रायर की हवा दें तो उससे भी ये सारे दाने दाने गायब हो जाएंगे। पर मेरा मूड नहीं था इतनी मेहनत करने का। आपका है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हम इसको छुपा देंगे, हम छुपा देंगे उसको कोकोनट की शेविंग्स के साथ। तो बस जी, ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार है। खुश रहिए, आबाद रहिए, फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती ही हूँ। आपको पता है, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें और हर मामले में खैर अता फ़रमाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।